हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स गणित का जो आपके एग्जाम होने वाला है 1 मार्च का, उसके सारे सवालों को हम आज इस वीडियो में सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। जो मैथ की बच्चों आपके एग्जाम होगा उसमें 40 एमसीक्यू यानी 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो 40 क्वेश्चन को हम आज इस वीडियो में सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और अपने उन सभी साथियों को शेयर जरूर कर देना जो क्लास 9th में होंगे और इस बार अपना परीक्षा दे रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके सारे सवालों को। सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखना बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरीके के सवाल आप लोग को एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए इसका सबसे पहला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए आज हम आप लोगों को जो मैथ बताएंगे ना, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी मेथड में। आज कमजोर से कमजोर बच्चे भी धुआं धुआं कर देंगे मैथ को, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सबसे पहले सवाल से। देखिए सबसे पहला जो सवाल पूछेगा आपका, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 दिया हुआ है, उसमें आपको एक को टिक करना है। ठीक है, 0, 1, 2 या अंडर रूट 2। तो अपरिमेय संख्या कहते किसको, सबसे पहले वो जान लो। जिसको बच्चों हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो 0 भी आपका परिमेय संख्या है, 1 भी परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है, लेकिन अंडर रूट 2 जो है ना, ये आपका परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अंडर रूट 2 का एक्चुअल वैल्यू नहीं निकलता है। बाकी आप देख सकते हैं, इसके नीचे हम 1 दे सकते हैं, इसके नीचे भी 1 दे सकते हैं। देखो p बटा q के रूप में हुआ कि नहीं, p बटा q के रूप में, इसके भी नीचे 1 देके हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये d को हम लोग नहीं लिख सकते, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, 0 भी परिमेय संख्या है, 1 भी है और 2 भी है, लेकिन अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। चलिए 2 नंबर में आ जाइए, क्या दिया हुआ बाबू। देखो दूसरा नंबर क्या देगा बाबू, कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो 0, अंडर रूट 2, पाई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोग जस्ट बताएं कि 0 क्या है, परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर 1 ए इसका सही हो जाएगा। अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। और पाई भी आपका अपरिमेय संख्या है, इस चीज को याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि एक नंबर का आपका सवाल आता है कि पाई कैसी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या करना है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर क्या दिया हुआ है, 0.6 बराबर है, कितना के बराबर है बच्चों, 2/3 का, 6 का, 6/10 या 3/5। तो सबसे पहले आपको जानना होगा 0.6 और ऊपर में बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, बार का मतलब क्या होता है ये समझो। 0.6 दिया हुआ, ऊपर में लगा हुआ बार बाबू। ठीक है, तो बार बोलो या रेकरिंग बोलो। ठीक है, तो 0.6 इसका मतलब बार किस पे लगा हुआ है, 6 पर। तो 6 6 6 6 6 बार बार आ रहा है, बस इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, 0.6666 बार बार आ रहा है, इसका मतलब यही होता है। तो चलिए हम लोग डिवाइड करके चेक करेंगे कि 0.66666 किस में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं कि हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, है ना। 2 को किससे करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो कितना हो जाएगा, देखो 0 पॉइंट लगा देंगे तो 20 हो जाएगा, 3 छक 18, कितना बचा, 2 बचा। तो पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा दो, 3 छक 18, फिर घटा दो 20 में से 18 तो 2 बचा, फिर फिर पॉइंट दे देंगे, 0 हो जाएगा, 3 छक 18। अरे सर इसी में तो 0.6666 से आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। ठीक है, इतना तो आप लोग भी जानते हो। अरे लॉलीपॉप सवाल है बाबू, लॉलीपॉप सवाल है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 4 नंबर। देखो काफी इजी सवाल है 4 नंबर, कि 64 का पावर में 1/2 है का मान होगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, 64 और पावर में लिखा हुआ 1/2। 64 को हम लोग लिख सकते हैं कि 8 का स्क्वायर। हाँ सर, काहे नहीं लिख सकते हैं, काहे कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 64। और इसके नीचे हम ऊपर में क्या लिख देंगे, 1/2। और ये दोनों क्या होता है, गुना में होता है। जो पावर में है ना, 2 और 1/2 ये गुना में होता है, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 8 का पावर 1, इसका मतलब 8। 8 का पावर 1 इज इक्वल टू 8। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, अगला जो सवाल दिया हुआ है तुम्हारा, क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। कि इनमें से क्या दिया हुआ है, इनमें से कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद जानने के लिए बच्चों आपको एक चीज समझना होगा। ठीक है, एक रूल है कि कोई भी चर में अगर पूर्ण संख्या हो तो वो बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। सर चर क्या होता है, सर नए सा जानते हैं, सर बता दीजिए। अरे बताते हैं ना बाबू, चर किसको बोलते हैं पता है, एक्स वाई जेड एबीसीडी, जितना ही 2600 अक्षर है ना, चरे होता है। और चर का पावर में, चर के पावर में है ना, अगर पूर्ण संख्या है तो हम बोलेंगे कि वो बहुपद है, अन्यथा नहीं है। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जो जीरो, एक जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, माइनस में नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए में देखो, यहाँ पे एक्स ये चर है और चर का पावर पूर्ण संख्या है। चलिए ठीक है यहाँ तक का। फिर देखो यहाँ पे टू है, एक्स एक और
ये भी चर है और चर का पावर में कुछ नहीं मतलब वन है और वन भी क्या है पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। ठीक है ये बहुपद है लेकिन हमारा सवाल क्या है बहुपद नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी में देखो y के पावर में वन है y के पावर में वन है तो ये ठीक है। एक और देखो चर एक और दिया हुआ है y और y के पावर में यहाँ पे भी वन है लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना होगा कि y को आपको ऊपर ले जाना होगा। जब ये y का पावर वन है अगर ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा y का पावर माइनस में वन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ये पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा कि ये बहुपद नहीं है। ये जो है ना बहुपद नहीं है। बाकी सी वाले ऑप्शन में देख लो y का पावर में स्क्वायर है y के पावर में क्या है स्क्वायर मतलब कि ये क्या है पूर्ण संख्या है। देखो यहाँ पे दो ठो चर है x x अच्छा तीन ठो चर है एक और x तीन ठो और तीनों में क्या है सब में पूर्ण संख्या पावर में है ना तीन दो और इसके ऊपर में कुछ नहीं है तो वन। ठीक है तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। देखिए आप एक ट्रिक बताते हैं उस ट्रिक को याद रखेंगे ना तो इतना आपको याद करने की जरूरत है नहीं। ठीक है देखो तीनों ट्रिक याद रखना कि अगर कोई भी चर के पावर में माइनस लग गया तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर कोई भी चर के पावर में कोई भी चर अगर बट्टा में हो क्या हो बट्टा में हो नीचे हो तो भी क्या होगा वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे बट्टा में है ना तो बहुपद नहीं होगा सिंपल। ठीक है ट्रिक याद रखो ना बस बाकी कुछ दिमाग मत लगाओ है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। छठा नंबर क्या दिया हुआ है कि बहुपद 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x का घात है। जब भी घात पूछेगा जब भी घात पूछेगा तो देखना है कि समीकरण में सबसे बड़का घात किस में है। तो सर देखिए चर में देखना है चर में तो देखो x के पावर में 3 है और x के पावर में स्क्वायर है और x के पावर में 1 है तो सबसे बड़ा सर 3 है यहाँ पे। ठीक है सबसे बड़ा पावर कितना है 3 है। आपको देखना है कि सबसे बड़ा पावर कौन है तो सबसे बड़ा पावर कितना है 3 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बाबू अगला सवाल दिया हुआ है 7 नंबर। क्या दिया हुआ है पी एक्स बराबर x-5 के शून्याक है। इसका शून्याक निकालना है। जब भी शून्याक निकालने बोलेगा बहुत आसान है। कैसे निकालना आसान है चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं। x-5 लिख देना और बराबर में जीरो लिख देना। शून्याक निकालने बोलेगा तो क्या बोलेंगे जितना रहेगा उतना बराबर में जीरो लिख देना। तो x बराबर क्या हो जाएगा ये माइनस में 5 इधर आके हो गया किसमें 5। x का मान कितना आ गया 5 5 5 5 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है चलो उतार लो फटाक से अब अगला बनाते हैं हम लोग। 8 नंबर देखो 8 नंबर क्या दिया हुआ है कि x+1 से 3x³ प्लस x-1 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। तो इसको हम लोग शेषफल प्रमेय विधि से बनाएंगे बहुत ही आसान से। ठीक है देखो सबसे पहले जो पहला पद दिया हुआ है ना, उसको हम लोग लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है x+1। ठीक है इसके बराबर में आपको क्या करना है जीरो मान लेना। इसका शून्यक पहले निकाल लेना। तो x बराबर कितना हो जाएगा ये +1 है तो इधर आके -1 हो जाएगा। मतलब x का मान यहाँ हमारा क्या हो गया निकल गया। अब ये जो समीकरण दिया हुआ है इस समीकरण पे हम x का मान को क्या करेंगे पुट कर देंगे। ठीक है चलो पुट करते हैं यहाँ पे फटाक से। क्या दिया हुआ है 3x³ ठीक है प्लस x-1। तो 3x के जगह हम कितना लिखेंगे -1 है ना तो लिखेंगे -1 का क्यू प्लस x के जगह हम कितना -1 और इधर में -1। ठीक है तो देखो 3 लिख देंगे और -1 का क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 ही रहेगा। ठीक है और माइनस प्लस -1 और -1। ठीक है तो 3 1 का कितना हो जाएगा जी यहाँ पे 3 1 का 3 -3 और -1 और -1। तो देखो सब माइनस में आ गया तो सबको जोड़ दो। ठीक है 3 और 1 4 और 1 5 3 1 4 और 1 5 तो -5 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है सर ऑप्शन तो नहीं है। तो ऑप्शन नहीं है तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन मिसप्रिंट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन मिसप्रिंट रहेगा तो आपका नंबर क्या होगा इसका जुट जाएगा तो टेंशन नहीं लेना इसके लिए। ठीक है चलो हम किसी को भी यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है मान लो -5 यही बना देते हैं। ठीक है बाकी आपका इस तरीके से अगर एग्जाम में आता है तो आपका क्वेश्चन जो होगा ना कैंसिल हो जाएगा। भले वैसे नहीं आता है ठीक है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है मॉडल पेपर था। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग फटाफट। क्या दिया हुआ है 9वां नंबर ना 8 तक हो गया था 9वां नंबर देखो कितना अच्छा सवाल दिया बताओ एकदम बच्चा वाला सवाल। x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है ये किसका फॉर्मूला है सर देखो जल्दी से। x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है सर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है x² प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है तो ये कहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं फटाफट हम लोग क्या है इनमें से कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है। दो चर वाला चर आपको बताया ना ABCD XYZ वही होता है चर। तो देखो दो चर के कौन वाला में कौन वाला ऑप्शन में तो ए वाला ऑप्शन में एक ही ठो चर है जी एक ही ठो चर है तो ये कट गया ना। हाँ इसमें सर दो ठो चर है तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें दो ठो चर है ना एक्स और वाई इसमें एक ही ठो चर है कट गया एक ही ठो चर है कट गया।
अरे भाई देखो कितना आसान आसान सवाल पूछता है। चलो अगला सवाल, निम्नलिखित हलों में कौन समीकरण x प्लस टू वाई बराबर 6 का हल है? ठीक है, चलो इसको बनाते हैं। कैसे बनेगा? सबको क्या करना है, आपको बारी बारी से आपको ऑप्शन को उठा करके यहाँ पे पुट करना है और देखना है कि बराबर किधर आता है। चलो सबसे पहले ऑप्शन ए को उठाते हैं। पहले समीकरण क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। x प्लस टू वाई बराबर 6, ये आपका समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे पहला ऑप्शन को। x बराबर 2 लिखने बोल रहा है, तो x बराबर की जगह में क्या लिख देंगे, 2 प्लस y के जगह में क्या लिख देंगे, तो y के जगह में कितना दिया, 1, तो 1 लिख देंगे और बराबर में 6, तो 2 और 2 एक का 2 और बराबर 6, तो 2 2 4 हो गया और बराबर 6। देखो दोनों साइड बराबर आया, तो नहीं आया सर, दोनों साइड बराबर नहीं आया तो ये कट गया, मतलब ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, दोनों साइड बराबर आएगा तबे होगा। चलो अब देखते हैं हम लोग इसका दूसरा ऑप्शन उठा के, इसको हटा दिए और दूसरा ऑप्शन को पुट करेंगे। तो दूसरा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, x बराबर 1 और y बराबर 2, तो x की जगह में 1 दे देंगे और y की जगह में कितना लिख देंगे, तो y की जगह में 2 लिख देंगे बराबर 6। ठीक है, तो 1 और 2 दूनी 4 और बराबर 6। ठीक है, तो 5 बराबर 6। अरे सर इसमें भी बराबर दोनों साइड नहीं आया, नहीं आया तो ये भी ऑप्शन कट गया। चलो अब ये तीसरा का ऑप्शन में उठा लेते हैं। क्या बोलता है? बिल्कुल सर, उठाइए ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो तीसरा का ऑप्शन देखो क्या है, x बराबर भी 2 बोल रहा है और y बराबर भी 2, तो x बराबर 2 लिख दो और y के जगह में क्या लिख दो, 2 लिख दो बराबर 6। ठीक है, तो 2 और 2 दूनी 4 बराबर 6, 2 4 6 बराबर 6। अरे भाई आ गया, ऑप्शन नंबर 3 सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे आपको बारी बारी से क्या करना है, चेक करना है और उसके बाद जो ऑप्शन आएगा वो आपको सही करके घर आ जाना है फटाक से, है ना। चल हटा देते हैं इसको और हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। अगला जो सवाल दिया हुआ है, क्या रैखिक समीकरण y बराबर 3x का आलेख मूल बिंदु से होकर जाएगी? ठीक है, तो मूल बिंदु किसको बोलते हैं, देखिए आपका एक कार्तीय तल होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं, यहीं पे आपको कार्तीय तल दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपका कार्तीय तल दिया हुआ है, देखिए आप चित्र देख सकते हैं, एक्स अक्ष और ये खड़ा वाला लाइन है वाई अक्ष। इसमें बोल रहा है कि y बराबर 3x का मूल बिंदु से होकर जाएगी, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चर दिया हुआ है। ठीक है, मान लो कि y बराबर हम x को अगर मान लेते हैं 0। ठीक है, मान लो कि x के मान लिए क्या, हम 0 मान लिए, तो y बराबर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब x 0 और y 0 तो हमारा मूल बिंदु से होकर जाएगा कि नहीं जाएगा सर, बिल्कुल जाएगा। तो हाँ इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हम लोग 13 नंबर सवाल। y अक्ष का समीकरण है, तो y अक्ष का समीकरण कब होगा बच्चों, जब x का मान 0 होगा, याद रखिएगा। जब x का मान 0 होगा तभी y अक्ष का वो क्या होगा, समीकरण होगा। और यही क्वेश्चन अगर उल्टा होता कि x अक्ष का समीकरण होगा, तब उस समय y का मान 0 होता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि x का मान पूछ रहा है, x अक्ष का समीकरण बोल रहा है, y अक्ष का बोल रहा है, इसीलिए x का मान 0 होगा। अगला सवाल देखो, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो मूल बिंदु कहते किसको पता है आपको, मूल बिंदु किसको कहते हैं, ये होता है एक्स अक्ष और खड़ा वाला लाइन वाई अक्ष होता है, और जो बिचवा में जो बिंदु होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है सर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया? चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। आकृति जो दिया हुआ है ना, आकृति दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि P बिंदु में P का निर्देशांक निकालना है। तो देखो आकृति जो आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं, और इसमें आपका P बिंदु का निर्देशांक बोल रहा है, जो कि आपका P यहाँ पे दिया हुआ है ना। इसको कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको हाईलाइट में दिखे। अब देखो ये x वाले लाइन में कहाँ पे टच कर रहा है सर, 3 में टच कर रहा है, तो x का मान हो गया 3। अच्छा y वाले लाइन में कौन वाला में टच कर रहा है सर, 2 में टच कर रहा है, तो y का मान हो गया 2। तो 3 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ पे है सर, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना जब पहले x का मान होता है बाद में y का मान लिखते हैं। ठीक है, पहले ही 3 मत कर देना कि 2 ऊपर लग रहा है तो ऊपर 2 कर दो और बाद में 3 कर दो, गलत हो जाएगा बाबू। पहले x का मान बाद में y का मान, है ना, पहले x में आता है जी, हाँ। 16 नंबर, रेखाएं समांतर होती है यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती का कथन निम्नलिखित के रूप में दिया गया है। तो रेखाएं समांतर होती है यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो ये जो कथन है ना, ये एक परिभाषा है। क्या है ये, एक डेफिनेशन है, एक परिभाषा है, याद रखेगा। ठीक है, रेखाएं समांतर होती है, वे एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। 17 नंबर सवाल देखो, यदि किसी यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो, तो वह त्रिभुज कौन सा होगा, समद्विबाहु, अधिक कोण या समकोण। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों, एक त्रिभुज होता है इस तरीके से। ठीक है, एक त्रिभुज होता है और बोला है कि किसी एक त्रिभुज का एक त्रिभुज के कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है। आपको पता है ना, ये 90 डिग्री होता है बिल्कुल, और इन 90 और इन दोनों मिला करके 90 होता है।
क्योंकि टोटल होता है 180 डिग्री। तो ये 90, तो ये दोनों मिला के 90, तो ये कौन सा त्रिभुज है? ये सर समकोण त्रिभुज है, क्योंकि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला सवाल देखते हैं फटाफट हम लोग। 18 नंबर जो दिया हुआ है आपका सवाल, क्या दिया हुआ है कि आकृति पी ओ क्यू एक रेखा है, एक्स का मान निकालना है। तो पी ओ क्यू ये जो है ना आपका एक रेखा दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है? एक्स का मान निकालना है। तो चलिए बहुत ही आसान सवाल है। आपको पता है एक सरल रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है? तो 180 डिग्री का कोण बनता है। तो चलिए बनाते हैं हम लोग फटाफट। ये 40 हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 40। यहाँ पे 4x हो गया, तो यहाँ पे कर देंगे हम 4x, और प्लस इधर कितना है? 3x। तो 3x और बराबर, तीनों मिला के कितना होना चाहिए? एक सरल रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है? 180। तो तीनों मिला के कितना होगा? 180। ठीक है। अब जो जतिया जतिया है उसको एक जगह कर दो। तो देखो 40 जो है ना, 40 जो है इधर हो जाएगा बराबर का इधर, क्योंकि एक ही जात का है। और 4x और 3x, कितना x हो जाएगा? 7x बराबर 180। ये 40 इधर आके प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 7x बराबर 180 में से 40 घटा दो तो 140 बचेगा। और x बराबर क्या हो जाएगा? 140/7, चूंकि इंटू में था डिवाइड हो गया, तो 7 दूनी 14। तो x का मान कितना हो गया? 20 हो गया सर। तो 20 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं फटाफट हम लोग। आकृति में यदि OP और RS समांतर है, मान लो कि ये OP ये वाला रेखा और ये RS क्या है? दोनों समांतर है। ठीक है। और ओपी क्यू 110 है। ओपी क्यू ये जो है ना 110 है, और जो क्यू आर एस है ये आपका 130 दिया हुआ है। आपको पी क्यू आर निकालने बोल रहा है। पी क्यू आर मतलब इसका मान पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? तो ये वाला इसका मान पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे पता है? एक एक मान लेंगे इस तरीके से सरल रेखा, ठीक है, और जो इसके इसके समांतर होगा, है ना, इस तीनों का समांतर होगा, ओपी का और आरएस का। और जो है हम मान लो एम एन ले लिए, ठीक है, तो एम एन भी क्या होगा? समांतर होगा। और आपको पता है समांतर रेखा नीचे वाला है, तो ये एक क्या है? तिर्यक रेखा है। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने कोण कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। ये फिर 130 है, तो ये कितना हो जाएगा? सर ये 50 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? और इधर से भी अगर हम देखें, ये भी एक क्या है? तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है, तो 110 ही है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? एकांतर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण कितना होता है? दोनों मिला के 180। तो ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अब आपको पता है जब बच्चों कि ये क्या है? सरल रेखा, और ये 70 हो गया, ये 50 हो गया, तो ये कितना होगा? तीनों मिला के कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो जोड़ो, 7 5 12 कितना हो गया? 7 5 12 120 हो गया। और होना कितना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो कितना घट रहा है? 60 घट रहा है। तो 60 इसका आंसर हो जाएगा। पी क्यू आर जो हो जाएगा ना, वो 60 डिग्री हो जाएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल है ना। क्या है? निम्नलिखित में कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? तो साइड एंगल साइड है बच्चों, एंगल साइड एंगल भी है, लेकिन और साइड 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 भी है, ये भी है। लेकिन ये जो है ना साइड साइड एंगल, ये आपका सर्वांग समता कसौटी नहीं है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 21 नंबर। त्रिभुज पी क्यू आर में यदि आर कोण आर जो है बड़ा है क्यू से, ठीक है, तो इसमें से कौन सही है? चलिए हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए आपको समझाने के लिए हम कोशिश करते हैं, आपको त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज में क्या है? पी क्यू आर नाम दिया हुआ है, पी क्यू और आर, ठीक है, जिसमें से बोला है कि आर कोण जो है ना, जो आर कोण है ये क्यू से बड़का है। ठीक है, क्यू से क्या है? बड़ा है। जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, तो आर बड़ा है किससे? क्यू से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। जो कोण आर है ना भाई, जो कोण आर है ये बड़ा है। किससे बड़ा है? तो कोण क्यू से बड़ा है। ठीक है। अब देखो कोण आर का सामने वाला कोण भुजा कौन सा है? तो पी क्यू है। देखो आर वाला सामने भुजा कौन है? तो पी क्यू। तो आर के सामने लिख देंगे हम पी क्यू, और बड़ा लिख देंगे, बड़ा वाला साइन दे देंगे। और कोण क्यू जो है इसके सामने वाला कोण भुजा कौन है? तो पी आर है, तो पी आर हो जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पे? पी क्यू बड़ा है पी आर से, पी क्यू बड़ा है पी आर से। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला सवाल देखते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला जो सवाल दिया 22 नंबर, क्या दिया हुआ है? एबीसी में, ठीक है, एबीसी में बीसी और एबी जो है बराबर है। कोण बी 80 डिग्री है, तो कोण ए का मान निकालना है। चलिए सबसे पहले आपको हम त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, त्रिभुज बना देते हैं। त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी, जिसमें से ए बी बीसी और ए बी बराबर है। बीसी जो ये भुजा है ना बीसी, और ए बी
ये वाला भुजा, ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। और कोण बी आपका दिया हुआ है 80 डिग्री। कितना दिया हुआ है ये, 80 डिग्री दिया हुआ है। कोण ए का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा समझना इस बात को। पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। बीसी जो है ए बी के बराबर है। ठीक है, हम सॉल्यूशन करवा के बता रहे हैं, वरना हम टिक करके बाहर आ जाते हैं, ठीक है, औरों की तरह। लेकिन हम आपको सॉल्यूशन इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपका दिमाग खुले, आप बनाने सीख जाओ। बस इसमें नंबर अगर चेंज रहा तो आप उसको आराम से बना लोगे। ठीक है, बीसी जो है एबी के बराबर है। बीसी जो है ना एबी के बराबर है। तो बीसी के सामने वाली, बीसी जो है ये वाला भुजा, इसके सामने वाला कौन कौन सा है, कौन ए, तो लिख देंगे यहाँ पे कौन ए। ठीक है, और ए बी, ए बी जो है ये वाला जो रेखा है। ठीक है, तो इसके सामने वाला भुज कौन कौन सा है, कौन सी, तो कौन सी, मतलब कि ए और सी जो होगा ना बराबर होगा। ए और सी क्या होगा, बराबर होगा। और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। और ये आपका 80 डिग्री, तो ये दोनों मिला के कितना डिग्री का होगा, 100 डिग्री का होगा। दोनों मिला के कितना होगा, 100 डिग्री का होगा। ठीक है, और आपको पता है कि दोनों क्या है, बराबर है। तो आधा आधा बांट दो, तो ये भी 50 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50 डिग्री होगा कौन ए का मान, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और सी का भी पूछता तो भी आपका 85 होता। समझ में आ रहा बात, बहुत आसानी से समझ में आ रहा है सर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया बाबू कि एक चतुर्भुज के तीन कोण दिए हुए हैं। मान लो एक चतुर्भुज और तीनों कोण दिया हुआ है, चौथा कोण निकालना है। ठीक है, चतुर्भुज का तीन कोण दिया हुआ है, एक दिया हुआ 75, एक 90 और एक आपका 75 दिया हुआ है। और चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है, 360 होता है। तो फटाफट जोड़ दो, 75 प्लस 90 प्लस 75, और प्लस में मान लो इसका मान, हम चौथा कोण का मान दे देते हैं एक्स। ठीक है, और बराबर कितना होना चाहिए, 360। सबको जोड़ो जी, कितना होता है, तो 75 75, 75 75, 150 और 90, 240, कितना हो गया, 240 प्लस एक्स बराबर 360। 360 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 360, ये इधर 240 माइनस में आ जाएगा, तो घटा दो तो 120 बचेगा। कितना बचेगा, 120। तो 120 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 120 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। क्लियर है, चलो। ठीक है, चारों कोण मिला करके ना कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। तो तीन ठो दिया था, तो चौथा का नहीं निकल जाता, आराम से निकल गया। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 24 नंबर क्या दिया बाबू, एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक ही क्रम में मिलाने वाले बनाने वाले आवृत्ति आकृति होती है। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं। एक समचतुर्भुज है, ठीक है, एक मान लो कि समचतुर्भुज है, इस तरीके से हम बना दिए समचतुर्भुज। समचतुर्भुज और इसके मध्य बिंदु, मान लो कि इसका मध्य बिंदु ये सब है। ठीक है, और इसको बिना मिलाने वाले जो, अरे यार कैसे मिल गया, हाँ, ये ये इसके मिलाने वाले से एक और क्या बन गया, अंदर में एक आकृति बन गया। और इस आकृति कैसा है, तो आयत जैसा है। किस जैसा, आयत जैसा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है। एक उससे हाँ, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु किसी भी एक शीर्ष को चौथा बिंदु से लेकर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं जिसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो चलिए एक त्रिभुज हम पहले बना लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज बन गया, त्रिभुज बन गया, और इसका नाम क्या है, ए बी और सी। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके बना देते हैं बाबू, तो लोग को समझ में आना चाहिए, है ना। ठीक है, इसका नाम ए है, इसका नाम आपका बी है, और इसका नाम सी है। ठीक है, अब बोल रहा है कि भुजाओं के मध्य बिंदु से किसी भी एक शीर्ष चौथा, तो इसका भुजा जो है ना, इसका मध्य बिंदु से पहले एक और त्रिभुज बना लो। ठीक है, इससे क्या बना लो, एक त्रिभुज बना लो। चलिए बनाते हैं फटाक से। इसका त्रिभुज ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बन गया त्रिभुज। ठीक है, और इससे बोला है कि किसी भी एक शीर्ष को चौथा बिंदु लेकर समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक शीर्ष ले लो, मान लो एक और शीर्ष हम ले लेते हैं, सी को ले लेते हैं। जो सी को ले लेते हैं, और इससे एक हम क्या बना देते हैं, चतुर्भुज बना देते हैं। तो ये किस आकार का बन गया बच्चों, चतुर्भुज आकार का बन गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसमें से एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा, वो ये जो चतुर्भुज है वो, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कितना भाग में बट रहा है, 1 2 3 4, और इसमें के भाग आ रहा है, चतुर्भुज में दो ठो भाग आ रहा है। तो मतलब कि क्या हो गया, कि 1/2 एबीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, एबीसी का क्षेत्रफल या फिर एरिया ऑफ एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 हो जाएगा।
है ना, क्योंकि दो भाग आ रहा है, मतलब दो भाग आ रहा है कितना में से, चार भाग में से। तो इसको काटेंगे एक एक, एक दूनी दो और दो दूनी चार, मतलब 1/2 एबीसी का क्षेत्रफल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग फटाफट। दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो दो समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं पहले। ठीक है, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब एक मान लो कि समांतर चतुर्भुज इस तरीके से। ओह, ओह, हाँ, समांतर चतुर्भुज है इस तरीके से। ठीक है, और इसी आधार पर और इसी समांतर रेखाओं के बीच एक और चतुर्भुज बना हुआ है। ठीक है, तो इसी आधार पर हम एक और चतुर्भुज बना देते हैं। ठीक है, इसी आधार पर, एकदम सेम आधार पर। तो देखिए, यही आधार है आपका, और इसी आधार पे हम क्या करेंगे, एक और समांतर चतुर्भुज बना देते हैं। ठीक है, तो मान लो कि पहला वाला जो चतुर्भुज था उसका नाम था ABCD, और इसका नाम दे देते हैं ई और एफ। ठीक है, तो EFDC का चतुर्भुज कितना होगा। तो ये वाला जो ब्लू वाला है ना, ब्लू वाला और रेड वाला, दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा। दोनों क्या होगा, बराबर होगा, मतलब कि 1:1 होगा। कैसे होगा समझ में आया, कि अगर एक ही समांतर रेखाओं के बीच अगर दो चतुर्भुज बना हुआ है एक ही आधार पर, तो वो दोनों जो चतुर्भुज होगा वो दोनों बराबर होगा। ठीक है, बराबर होगा मतलब कि 1:1 होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं लोग फटाक से। किसी वृत्त का एडी एक व्यास और AB एक जीवा है। यदि AD 34 है और AB 30 है, तो वृत्त के केंद्र से AB की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं हम लोग फटाक से। इसको पहले हटा लेते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग। इसको ना थोड़ा सा आप लोग को क्लियर दिखना चाहिए, इसको हटा देते हैं। अब बना दे। हाँ, यहाँ सब बनाते हैं, इसको बेटा दे, चलो इसको बेटा देते हैं। चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। क्या है सवाल यहाँ पे। ओहो, इसको थिकनेस को थोड़ा कम कर देते हैं। हाँ, चलिए, किसी वृत्त की AD एक व्यास है। ठीक है, किसी वृत्त का क्या है, एक AD जो है व्यास है। तो चलिए सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, एक वृत्त बन गया। ओ, हाँ, अब वृत्त में एक AD जो है आपका व्यास है, A और D जो है ये आपका व्यास है। ठीक है, अब इसमें से क्या बोल रहा है कि AB एक जीवा है, तो यहां से एक और हम खींच लेते हैं AB, इसका नाम दे देते हैं बी। एबी क्या है, एक जीवा है। यदि एडी 34 सेंटीमीटर है, एडी जो है ना ये वाला व्यास, इसका कितना है, 34 सेंटीमीटर, और एबी जो है 30 है, ये आपका कितना है, 30 है। और तो वृत्त के केंद्र से एबी की दूरी कितना होगा, तो वृत्त का केंद्र ये है और इससे एबी की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है। समझ में आ रही बात, यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है, तो आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, ध्यान देना बात। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बन जा रहा है ये। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज जैसा बन रहा है। ठीक है, ऐसे एक रेखा दिया हुआ है, एक ऐसे दिया हुआ है और एक लंब दिया हुआ है, तो एक त्रिभुज बन जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज से हम लोग क्या करेंगे, इसका मान निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगा समझिएगा बात। आपको यहाँ पे एबी की दूरी मान बोल रहा है। ठीक है, एबी की दूरी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम इसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेंगे। मतलब कि AB से, AB की दूरी, वृत्त से केंद्र की दूरी, इसको हम लोग को निकालना है, सॉरी इसको यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, देखिए ये 30 दिया हुआ है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और यहाँ जो टोटल 34 दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ मान लो कि यहाँ पे O मान लो और यहाँ पे M मान लो। ठीक है, अब हम लोग OM का दूरी यहाँ निकालेंगे, है ना। चलो, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ओ एम बराबर AO, एक AO का स्क्वायर प्लस, और यहां से यहाँ AM का स्क्वायर। ठीक है, तो OM कितना दिया हुआ था, तो OM सर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी, अच्छा अच्छा अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। OM ने थोड़ी होगा जी यहाँ पे, OM नहीं होगा यहाँ पे। आपका क्या होगा पता है, तो किसको हटा दें, दीजिए थोड़ा सा। ओहो, हाँ इसको हटा देते हैं, फिर से समझिएगा थोड़ा सा। इसको बड़ा में करके बता दे थोड़ा सा हम। 1 मिनट रुकिएगा, हमको इसको बड़ा में थोड़ा कर देते हैं। चलिए, अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, समझिएगा बात को। थिकनेस चेंज
कम कर दो थोड़ा सा। बढ़ गया, हाँ ठीक है। यहाँ पे आपको ये लंब दिया हुआ है, ठीक है, लंब दिया हुआ और लंब यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, तो हम लोग को एओ का पहले मान निकालना ये एओ दिया हुआ है और यहाँ पे ओएम दिया हुआ है, हम लोग को ओएम का मान निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा समझिएगा। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, एओ का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, ओ एओ ये कर्ण का स्क्वायर, फिर आधार का स्क्वायर जोड़ दो, तो ए एम का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओ एम का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एओ का मान कितना दिया हुआ है, तो एओ का 17 दिया हुआ है, तो 17 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। एम कितना दिया हुआ है, तो एम यहाँ टोटल 30 था, तो यहाँ से यहाँ तक 15 हो गया, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे। और ओ एम का मान नहीं दिया हुआ है, तो ओ एम की जगह में हम ओ एम स्क्वायर लिख देंगे। तो 17 का स्क्वायर कितना होगा बाबू, तो 17 का स्क्वायर होगा 289। कितना होगा, 289। और बराबर 15 का स्क्वायर 225 प्लस ओ एम का स्क्वायर, ठीक है, तो 289 हो गया। और 289 में से 225 को हम घटा देंगे, क्योंकि ये प्लस में इधर आके माइनस में होगा, ओ एम स्क्वायर, ठीक है, घटा दो। 289 में से 225 घटाएंगे कितना बचेगा, 289 में 225 घटाएंगे तो 64 बचेगा, बराबर ओ एम का स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आके अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ओ एम बचा। तो 64 का वर्गमूल निकाले तो 8, ओ एम का मान कितना निकल गया बाबू, 8 निकल गया। ओ एम का मान निकल गया 8, मतलब कि इसका कहाँ पे 8, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा, कोई बात नहीं। ठीक है, आप लोग को ज्यादा समझाने का हम प्रयास कर रहे थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल अब हम लोग देखते हैं, इसको पूरा हटा देते हैं अब हम। अगला जो सवाल दिया हुआ 28 नंबर है ना, चलो इसको पहले मिटा लेते हैं। मिटाने दो ना जी, टाइम कहाँ जा रहा है ना। हाँ, 28 नंबर जो दिया हुआ आपका, और इसको भी हम थोड़ा सा आप लोग को अच्छा सा समझाते हैं, इसलिए हम नीचे वाला क्या करेंगे पता है, मिटा देंगे। मिटा दिए, अब इसको हम बनाते हैं। हाँ, यदि ए बी 12 है और 12 सेंटीमीटर और बीसी 16 सेंटीमीटर है, ए बी एक रेखाखंड बीसी पर क्या है, लंब है, एबीसी से होकर जाने वाले वृत्त की त्रिज्या निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, एक वृत्त बना लो समझने के लिए। वृत्त बना लिए, और वृत्त में आपको ए बी का मान दिया हुआ है 12, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक हम 12 मान लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी, है ना। और बीसी कितना है, 16, तो मान लो यहाँ से यहाँ आपका बीसी है, ठीक है, यहाँ सी दे दो। और ये कितना दिया हुआ, 16, ये दिया हुआ आपका 12, और ये दिया हुआ आपका 16, ठीक है। और बीसी ए बी रेखाखंड जो है बीसी पर क्या है, लंब है। ए बी जो रेखाखंड है बीसी पर क्या है, लंब है, तो ये हो गया। और एबीसी से होकर, तो यहाँ से आप क्या करो ना, मिला दो, तो एक त्रिभुज बन जाएगा। मिल गया, तो एक त्रिभुज बन गया। अब एबीसी होकर जाने वाले जो है वृत्त की त्रिज्या निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या निकालना है, तो हम क्या करेंगे पता है, एसी का पूरा दूरी निकाल लेंगे, और दूरी निकाल करके क्या करेंगे, इसको आधा कर देंगे, क्योंकि बीच यहाँ से यहीं तक ना त्रिज्या होता है जी, आधे ना होता है, यहाँ से यहीं तक होता है। तो यहीं तक होता है, तो हम क्या करेंगे, एसी का पूरा मान निकाल करके और आधा कर देंगे। चलिए एसी का मान निकालते हैं सबसे पहले। तो क्या होता है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और प्लस बीसी का स्क्वायर। ठीक है, तो एसी कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो एसी की जगह में एसी स्क्वायर लिख देंगे। एबी कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बीसी कितना दिया हुआ है, 16, 16 का स्क्वायर कर देंगे। एसी का स्क्वायर लिख देंगे बराबर 12 का स्क्वायर 144, और प्लस 16 का स्क्वायर 256। तो एसी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, चार छः चार 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 400, ठीक है। अब एसी बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में 400 हो जाएगा, और 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। तो एसी का मान कितना निकल गया, 20 निकल गया। यहाँ से टोटल दूरी निकल गया 20। अब हमको निकालना है यहाँ से यहाँ तक, आधे निकालना है, तो आधा कर दो 20 का। 20 का आधा कर दें कितना हो जाएगा, 10। तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, 10 10 10 10 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, फटाफट इसको हटा देते हैं। अब अगर उतारना चाहते होंगे तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके और रोक करके और उतार लेंगे। अगला जो सवाल दिया हुआ आपका,
29 नंबर की पटरी पटरी और प्रकार की सहायता से निम्नलिखित कोण की रचना करना संभव नहीं है। ठीक है, तो इसमें से पटरी और प्रकार की सहायता से कौन सी कोण को रचना करना संभव नहीं बच्चों। तो ध्यान रखना, जब भी ऑप्शन इस तरीके से रहेगा तो आप सभी ऑप्शन को 15 से डिवाइड करना। कितना से डिवाइड करोगे? 15 से। और 15 से डिवाइड जो नहीं होगा वो रचना करना संभव नहीं है, और जो 15 से डिवाइड हो जाएगा वो रचना करना संभव है। तो 37.5 है, इसको 15 से हम डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये कट जाएगा। ठीक है, देखो 15 का 15 दूनी 30 और 15 पचे 75, 2.5 आ जा रहा है। 15 दूनी 30, हाँ बिल्कुल आ जा रहा है, ये कट जा रहा है। लेकिन 40 जो है ना, ये 15 से नहीं कटेगा, मतलब कि ये जो है ना, पटरी और प्रकार की सहायता से रचना नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं सब 15 से कट जाएगा, सब कट जाएगा 15 से। ठीक है, लेकिन ये 40 जो है 15 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं लोग फटाफट। दो अंडर रूट 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। तो समबाहु त्रिभुज का, ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है जी? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल जो होता है ना, हम यहाँ पे बना देते हैं। इसका क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 और ए स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 लिख देंगे। और ए का मान कितना दिया हुआ है? तो ए का मान दिया हुआ है 2√3। क्या लिख देंगे? 2√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा √3/4 और इंटू दो। देखो, दो का स्क्वायर करेंगे तो 4, और √3 को √3 स्क्वायर करेंगे तो ओनली 3। तो 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। तो 3 चौके 12, 4 से कट गया, तो 4√3 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4√3। ठीक है, यही ना होगा जी? नहीं नहीं जी, इसमें थोड़ा सा रुको रुको रुको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। चार चार कट ना जा रहा है जी। 4 तिया 12 हो रहा है ना। ओहो, 4 तिया 12 हो रहा है, और हम 4 चौके 12 कर रहे हैं। बताओ भाई, क्या क्या कर रहे हैं हम। 4 तिया 12, 4 तिया 12। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा √3 इंटू 3, है ना। तो लिखेंगे √3 इंटू 3। तो √3 का वैल्यू कितना होता है? तो √3 का वैल्यू होता है आपका 1.73, और इंटू 3 तो गुना कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5.196। 5.196 आप गुना करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी उतार लीजिए आराम से। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हटा दे। हाँ सर। चलिए अगला सवाल क्या दिया हुआ है? 31 नंबर कि एक त्रिभुज की भुजाएं 56, 60 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर लंबाई है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखो हीरोइन का सूत्र है ना, अब यहाँ पे हम लोग हीरोइन का सूत्र लगाने वाले हैं, और इससे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए, जब तीन त्रिभुज का तीनों भुजा दिया रहेगा ना, तो सबसे पहले आपको अर्ध परिमाप निकालना होगा। और अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि तीनों भुजाओं का योग बटा 2, है ना, मतलब कि a+b+c/2 होता है। तो तीनों को जोड़ो, 56 + 60 + 52 और बटा में 2। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? सबको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 168। और 168 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? 84। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। ठीक है, इस का मान हमारा निकल गया। अब क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहां से निकालते हैं हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसको थोड़ा जगह बना लेते हैं हम। चलिए, जगह बन गया हमारा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है √S S-A S-B और S-C। हीरोइन का सूत्र यही ना होता है? हाँ बिल्कुल सर, यही होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे √S। कितना दिया हुआ है जी? 84। 84 लिख देंगे। और 84 माइनस ए का मान कितना दिया हुआ है? ए का मान आपका दिया हुआ है 56, तो 56 लिख देंगे। और इधर लिखेंगे एस, फिर 84 माइनस बी का मान 60, 60 लिख देंगे। फिर 84 माइनस सी का मान कितना दिया? 52। ठीक है, तो 84 हो जाएगा यहाँ पे। और 84 में 56 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 84 में 56 घटाएंगे तो 28 बचेगा। तो 28 लिख देंगे। और 84 में 60 घटाएंगे तो 24, 24 बचेगा बिल्कुल। फिर 84 में 52 घटाएंगे तो 32 बचेगा। नहीं 32 नहीं, 32 ही ना बचेगा, एक मिनट। हाँ 32 बचेगा। 4 में से 2 गया 2 और 8 में, हाँ ठीक है बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे क्या करना है पता है? सबका दो दो का पेयर बनाना है। ठीक है, ऐसा तोड़ना है कि दो दो का पेयर बन जाए। तो 84 को हम लोग तोड़ेंगे 28 × 3। ठीक है, 28 तिया 84। और 28 को हम लोग कैसे तोड़े? तो 4 × 7 = 28, है ना। 28 को, अच्छा 28 को मत तोड़ो, 28 को 28 ही रहने दो, क्योंकि 28 एक मिल गया था।
24 को तोड़ो, तो 6 चौके 24, 6 × 4, ठीक है, 6 चौके 24 या 4 छक 24, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। नहीं, 8 × 3 = 24, इसको करो जी थोड़ा सा, 8 × 3 = 24 करो इसको। मिथुनवा कहाँ चला गया जी? हाँ, 8 × 3 = 24, इसलिए ना कि आगे जाके हमको फिर वही बनेगा। ठीक है, 8 × 3, 8 × 3 = 24, ठीक है। और इसको करो 8 चौके 32, है ना, 8 चौके 32 या फिर 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। अब देखते हैं दो दो का पेयर बना है कि नहीं बना हमारे पास। ठीक है, तो देखिए 28 और 28 पेयर बन गया, तो एक 28 बाहर निकल गया, 3 और 3 ये भी पेयर बन गया, तो एक 3 निकल गया बाहर, ठीक है। और फिर देखो यहाँ 8 और 8, तो ये भी एक 8 बाहर निकल गया, और 2 और 2, तो 2 भी बाहर निकल गया, ठीक है। तो अब सबको गुना कर दो, ठीक है। अब सबको जब गुना कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1344, ठीक है। आप गुना करके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, यही इसका से आप इसको बना सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको हटा देते हैं। हो 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 हो। चलो 32 नंबर हम लोग फटाफट करते हैं काम। 32 नंबर जो सवाल दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिया हुआ है कि यदि गोले 2R है, क्या है, गोले 2R है तो उसका आयतन कितना होगा। अगर गोला 2R है ना, तो उसका जो आयतन होगा वो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वो होगा आपका 4/3 πr³ होगा, ठीक है। 4/3 πr³ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर। अच्छा, ये 2R नहीं, सॉरी, यहाँ पे सिर्फ R होगा। अगर गोले की त्रिज्या सिर्फ R होगा तो 4/3 πr³ होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। अगला सवाल देखते हैं हम लोग फटाफट। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन कितना होगा। तो सबसे पहले घन की भुजा निकाल लो, ठीक है। क्या करो, घन की भुजा निकाल लो, तो जो पहले दिया हुआ है, सबसे पहले उससे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, लिखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है जी इसका कुल पृष्ठफल 6a², यही ना होता है। नहीं, इसको यहाँ पे छोड़ दो, इसको यहाँ नहीं लिखो, इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। घन का कुल पृष्ठफल दिया कितना है, तो 96 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे 96। घन का कुल पृष्ठफल होता कितना है, तो 6a² होता है, बराबर 96। देखो ये गुना में है, तो 6 से इसको काट दो, 6 × 6, 6 × 6 = 36, 16 हो गया। तो a² बराबर कितना हो गया यहाँ पे, 16 हो गया। तो a बराबर कितना हो जाएगा, √16। तो a बराबर कितना हो गया, 16 का वर्गमूल 4। तो इसका मतलब भुजा निकल गया 4। आपको घन का आयतन निकालना है, क्या निकालना है, घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, AQ होता है। तो घन का आयतन AQ होता है, तो 4 को क्या करेंगे हम, 3 बार गुना कर देंगे। 4 को हम 3 बार गुना कर देंगे, क्योंकि 4 4 का क्यू, तो 4 को 3 बार गुना कर दो। तो 4 × 4 = 16, 64, तो 64 सेंटीमीटर क्यू इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। अगला जो सवाल दिया हुआ आपका, कि यदि एक बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसकी ऊंचाई दुगुनी कर जाए तो उसका आयतन कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेलन का आयतन कितना होता है वो बताओ हमको। बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, तो उसका आयतन जो होता है ना, πr² होता है, πr² होता है, स्क्वायर h। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है ना, ये कह रहा है कि अगर त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, मतलब कि त्रिज्या को क्या कर दे, आधा कर दे। और आधा करने के कैसे करेंगे, r/2 कर देंगे। कोई भी चीज को आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं। और ऊंचाई को दुगुना करने बोल रहा है, तो ऊंचाई को क्या कर दो, 2 गुना कर दो, तो 2h हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे हम लोग काम करते हैं। तो पाई की जगह पाई रहने दो, और आर की जगह कितना बोल रहा है, आधा करने के लिए, तो r/2 का क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, इंटू h कितना है, तो 2h। ठीक है, चलिए, तो लिखेंगे पाई और आर का स्क्वायर, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2h हो जाएगा। 2 से 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो बचा क्या है हमारे पास यहाँ पे, पाई r²h, और नीचे में 2। मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर बेलन का जो भी आयतन था, अगर हम उसके त्रिज्या में आधा करते हैं और ऊंचाई में दुगुना करते हैं, तो बेलन का आयतन क्या होगा, आधा हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, आधा, क्योंकि देखो नीचे 2 है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, आधा हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग फटाफट। अगला जो सवाल दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, बस अब 2 ही सवाल बचा हुआ है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। बहुत देर वेट किए हैं। कहा था जी, हाँ, 2-3 सवाल बचा हुआ है। क्या है, वर्ग
90 और 120 का वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह जब भी निकालने बोलेगा ना तो क्या करना पता है, दोनों को जोड़ देना और आधा कर देना। तो दोनों को जोड़ दो और आधा कर दो। तो 90 और 120 कितना हो गया, 210 को आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 110, 105, है ना, 105। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग 37 नंबर का। तो 37 नंबर काफी आसान सवाल है कि 5, 10, ठीक है, 5, 10, 15, 20 और 25 के आंकड़ों का माध्य निकालना है। तो जब भी माध्य निकालने बोलेगा तो पता है सबको जोड़ देना, 5 + 10 + 15 + 20 + 25 सबको जोड़ करके और जितना ठो संख्या हो उतना से डिवाइड कर देना। कई ठो संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ठो है, दो दो चार, नहीं पांचे ठो है जी, दो दो चार एक पांच, तो 5 से डिवाइड कर दो। तो सबको जोड़ेंगे हम, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75, 15 हो गया। मतलब कि इसका जो माध्य निकल जाएगा 15 निकल जाएगा। तो 15 है, यहाँ पे कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं लोग। 25, 18, 20, 22, 16, 6, 17, 15, 12, 23, 32, 19, 6, 11, 8, 20 आंकड़ों का परिसर है। जब भी परिसर निकालने बोलेगा तो इसमें से आपको देखना है सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो सबसे बड़ा देखो कौन सा है, 25, 18, 20, 22, 15, 30, 30, 32, 32, हाँ 32 है। सबसे बड़ा क्या है, 32 है। सबसे छोटा देखो तो कौन है, 25, 18, 20, 6, 6 किससे और छोटा है कोई, नहीं है। तो 6 क्या है, छोटा है। तो बड़ा में से छोटा को क्या करना है, घटा देना, वही उसका क्या होता है, परिसर होता है। क्या होता है उसका परिसर। तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे कितना बचेगा, 32 में 6 घटाएंगे तो 26 बचेगा। 26 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एक क्रिकेट मैच एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती है, चौका ना मारे जाने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बच्चों कि खेली गई गेंदों की संख्या। तो कितना बार खेला था जी, ये 30 बार खेली गई थी। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम खेली गई गेंदों की संख्या। ठीक है, खेली गई गेंदों की संख्या। तो कितना बार खेली है, 30 बार। ठीक है, चौका मारे कितना बार, ठीक है, चौका मारे जाने की संख्या। ठीक है, जाने की संख्या। तो चौका कितना बार मारी है, तो चौका 6 बार मारी है। अच्छा, चौका कितना बार नहीं मारी भाई, ठीक है, चौका ना मारे जाने की प्रैक, ना मार, माने लिखती है बताओ, हाँ, ना मारे, ना मारे जाने की संख्या। तो कितना बार चौका नहीं मारी है, 30 बार टोटल खेली थी, चौका 6 बार मारी है, तो कितना बार नहीं मारी है, तो 24 बार नहीं मारी है। तो ना मारे जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो प्रायिकता इज इक्वल टू हो जाएगा, प्रायिकता इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना बार नहीं मारी 24, और कुल कितना बार खेली तो 30 बार। तो काट दो इसको, 6 चौके 24, नहीं 4 छक 24 है ना, 4 छक 24 और 6 से कट गए तो 5 छक 30, तो 4/5 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट सवाल भी आप लोग फटाफट देख लो क्या है। सो इसको हटा देते हैं। हाँ, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर चित्त 455 बार प्राप्त है, तो चित्त की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो 1000 बार उछालने पर चित्त कितना बार आ रहा है, 455 बार। तो 455 बार चित्त आ रहा है और टोटल कितना बार उछाला गया है, 1000 बार। तो 1000, 455 को 1000 से डिवाइड कर दो। और डिवाइड करने का आसान तरीका ये है कि कितना जीरो है, 3 ठो, तो क्या करो 455 लिख दो और पीछे से 3 संख्या लो, 1, 2, 3, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, इसके आगे जीरो। तो 0.455 इसका आंसर हो जाएगा, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का 40 सवाल। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको सारे सवाल क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जो नहीं आया होगा आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, और कोई भी दिक्कत है आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें बच्चों। ठीक है, और अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी आप लोग को, 1 मार्च एग्जाम के लिए, 2 मार्च एग्जाम के लिए। तो प्लेलिस्ट जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें से हम मैथ का बना दिए हैं, साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट है। ठीक है, और तैयारी 2024 की है, तो वहां पे आप जाके क्लिक करोगे तो आपको सब पूरा तैयारी वहां से कर सकते हैं और अपना एग्जाम में बेहतर बना सकते हैं, अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।